नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रीता प्रताप बनर्जी होंगे बंगाल में विपक्ष के नेता। स्पीकर ने रीता प्रताप को दी एलओपी की मान्यता। रीता प्रताप को टीएमसी के 58 विधायकों का समर्थन। विधानसभा स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को दी मंजूरी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में दिया समन। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा। कई विदेशी समेत 21 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस। महंगे एटीएफ की मार से एयरलाइंस को बचाने के लिए 10,000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का बनाने का फैसला। दिल्ली में पुरानी बसों और ट्रकों को बदलने के लिए खास स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी। ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान एडिशनल टैरिफ लगाने का मुद्दा उठाएगा भारत। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% तक ड्यूटी लगाने का रखा प्रस्ताव। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी निचले स्तर से 2% सुधरकर बंद। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से संभल कर बंद। आईटी इंडेक्स की 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 5.5% की गिरावट। कमजोर मानसून और एल नीनो से निपटने की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार ने बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। हालात की समीक्षा के लिए हर हफ्ते होगी बैठक। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार। संविधान हाथ में लेकर ली शपथ। जी परमेश्वर बने उप मुख्यमंत्री। सिद्धरामैया के बेटे समेत 14 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिन बोस ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने टीएमसी के बागी गुट के नेता रीता प्रताप बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा के भीतर टीएमसी के विधायी विंग पर ममता बनर्जी खेमे का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। पार्टी से निकाले गए नेता रीता प्रताप बनर्जी की अगुवाई में 58 बागी विधायकों ने स्पीकर रथिन बोस को समर्थन पत्र सौंपते हुए रीता प्रताप को विधायक दल का नया नेता चुना था। बताया जा रहा है कि दल बदल कानून से बचने के लिए कुल 80 विधायकों में कम से कम 54 विधायकों का समर्थन जरूरी था, जबकि बागी खेमे में 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। बागी गुट ने साफ कहा है कि वो ममता बनर्जी को अभी भी अपना नेता मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में वो सहमत नहीं है। ममता बनर्जी का सवाल है। हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं कमलिका सेन गुप्ता। कमलिका, बताया क्या मान लिया जाए कि अब टीएमसी टूट गई है? देखिए, कुछ हद तक तो ये सही है कि टीएमसी टूट चुकी है, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के अंदर और एक तृणमूल कांग्रेस का पैदा हुआ है और एक तृणमूल कांग्रेस पैदा हुआ है। ये बात एकदम साफ है। ये जो ग्रामर है, ये जो इसका जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो महाराष्ट्र के वही मॉडल यहाँ पर अपनाया गया। पर क्या ऋतुव्रत बैनर्जी ममता बनर्जी को ही चैलेंज कर रहा है? नहीं। ऋतुव्रत बैनर्जी और ये जो G59 है, वो G59 पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि उनका ममता बनर्जी का मार्गदर्शन में चलना वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी एडवाइस दे। पर जिस तरीके से ये फॉर्ज किया गया है, जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर स्कैम जिस तरीके से सामने आया, उस चीज को कतई ये लोग समर्थन नहीं करते हैं। इसमें और एक बात है कि ये सारी चीजों में सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और इन लोगों को भी सीआईडी पूछताछ करेंगे। तो इनका ये कहना है कि जब कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं,
तो पार्टी ने ऐसा फर्जी क्यों किया है और पार्टी के कौन किया है? ये जो लेटर है ये अभिषेक बैनर्जी ने दिया है और ज़ाहिर तौर पे इसीलिए इन लोगों की जो गुस्सा है वो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर है और इनका ये कहना है अभी फिलहाल ममता बनर्जी सारा जो पद है, बहुत लोगों को जो दिया गया है, सांगठनिक जो पद है, उसको अभी डिसॉल्व कर दिया है। पर मुश्किल ये बात है, ममता बनर्जी के लिए अभी या तो अभिषेक बनर्जी को चूज़ करना पड़ेगा या फिर ये G59 जो है, जो बागी है, उनको चूज़ करना पड़ेगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी किस तरफ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलिका, और देखना होगा कि ममता बनर्जी किस ओर जाती है। बढ़ते हैं आगे इधर लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इस पर भी लोगों की नज़र ज़रूर टिकी हुई है। एक्चुअली वहाँ पर ग्राउंड पर वेटेज किसकी कितनी है? कमलिका, ये बताइए कि ग्राउंड पर वहाँ कौन कितना मजबूत है? कमलिका से हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अभी तक की खबर यही है कि जो 60 के करीब 59 विधायक जो पहले मीटिंग करके एकजुट हुए थे, उन लोगों ने एक जीत तो हासिल कर ली है और जो पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने उनका एक तरीके से कहें तो साथ दिया है, उनको मान्यता दी है और नेता प्रतिपक्ष अमृता बन गए हैं। और बढ़ते हैं आगे। ईडी भी आज टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और ईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो धीरे धीरे अपडेट्स आपके सामने हम ला रहे हैं पश्चिम बंगाल की। और इस बीच कर्नाटक से बड़ी खबर है, डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज शिव कुमार ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी शामिल हैं। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शिव कुमार और नई कैबिनेट के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और अब बात दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बड़ा अग्निकांड हुआ है। आज सुबह मालवीय नगर में लिंगन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आज सुबह 8:50 के आसपास ये आग लगी थी। कुछ देर बाद 6 मंजिला फ्लोरिया स्टे होटल, ये उसी बिल्डिंग में था रेस्टोरेंट और होटल। इस अग्निकांड में अब 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 37 लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। मरने वालों में कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं। जान बचाने के लिए कई लोग इमारत से कूद गए। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, साथ ही आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। और मालवीय नगर अग्निकांड के बाद उस इलाके में इमारतों का क्या हाल है, जायजा लिया अमित पांडे ने।
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल किस तरीके से मौत का कुआं बन रहे थे, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, यह मालवीय नगर हौज रानी इलाके की वो गली है जहाँ पर यह होटल बना हुआ है। ये दूसरा होटल है, यहाँ पर भी कई विदेशी गेस्ट ठहरे हुए हैं और ठीक उसी तरीके का जो नज़ारा है, तारों के जंजाल हैं और होटल में कहने को तो लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ हैं। अब लिफ्ट सीढ़ी कैसी है हम आपको ये दिखाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर लिफ्ट बताई गई है और इस लिफ्ट के ज़रिए लोग ऊपर नीचे आते हैं। फिलहाल ये बंद है इस हादसे के बाद। ये लिफ्ट की तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि और जो भी यहाँ पर रुकते थे वो इससे ऊपर जाते थे और यहाँ से इससे नीचे उतरते थे। अब लिफ्ट की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो है सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किन परिस्थितियों में बनी है, देखिए, अगर ये किसी गुफा से कम नहीं है, हम यहाँ पर अगर जाएं तो अंदर ये जो हमारे कैमरा पर्सन पंकज तोमर ये दिखाएंगे कि ये सीढ़ियाँ हैं। सकरी सीढ़ियों में ये अगर आप ऊपर चढ़ के जाएं, पंकज जी आप आइए, और ऊपर चढ़ के अगर हम जाएं तो क्या ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों की चौड़ाई आग की वजह से बचने के लिए यहाँ पर क्या इनके ऐसे इंतज़ाम काफ़ी हैं? कम से कम इन तस्वीरों से नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे इंतज़ाम यहाँ पर काफ़ी हैं। और देखिए, ये पिछला इलाका हमें लगता है, पिछला एरिया लगता है, और यहाँ से अगर कुछ हो, इसको एग्जिट के नाम पर क्या ये एक मजाक की कोशिश की गई है? जो इसकी चौड़ाई है कम से कम हमारे अपने एक्सपीरियंस में फायर डिपार्टमेंट के मानकों से बिल्कुल विपरीत है। मीटर उसी जगह लगे हैं जहाँ पर फायर एग्जिट है, तो आग लगेगी, कोई निकलेगा, मीटर के पास से निकलेगा और जैसे ही बाहर की ओर आएगा, ये मौत का खंभा इंतज़ार करेगा यहाँ पर लोगों का, जो यहाँ पर फंसे हैं लोग यहाँ पर। और कोई यहाँ पर नहीं देख रहा था। इस तरीके के सारे होटलों में ऐसे जो हैं वो नज़ारे थे। और जैसे ही यहाँ से जो बाहर निकलेगा, ऊपर मिलेगा तारों का जंजाल। तो ये पूरी ये तस्वीर है ये मौत के कुएं की, जहाँ पर जो प्रशासन था, जो सिस्टम था, वो आंख मूंदे हुए था और धीमे धीमे करके इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विदेशी नागरिक, ज़रूरतमंद नागरिक जो यहाँ पर आते थे, रुकते थे इलाज के लिए, उनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। सरकार ने एटीएफ की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये फंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण और नेशनल हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। डिटेल के लिए बात करते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं? देखिए, 3 फैसले काफ़ी बड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है एयरलाइन सेक्टर के लिए। दरअसल एटीएफ जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसकी कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही थी, एयरलाइंस कंपनियों के लिए उनका ऑपरेशन करना मुश्किल होता जा रहा था। तो सरकार ने अब तय किया है कि एक तय सीमा से ज़्यादा एटीएफ की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वो सीमा तय कर दी है सरकार ने। वो सीमा आपको जो है वो है यहाँ पे 75 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर। उससे ज़्यादा एटीएफ की कीमतें नहीं वसूल सकती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ एयरलाइन से। लेकिन अगर एटीएफ के दाम बढ़ने की नौबत आती है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, उसके अंडर रिकवरी को भरपाई करेगी। इसके लिए सरकार ने एक 10,000 करोड़ रुपए का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। इस फंड के जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो अंडर रिकवरी होगी, उसके लिए सरकार ब्याज के तौर पर उसका भुगतान यहाँ पर करेगी। यानी आप पैसा कहीं से लाते हैं अंडर रिकवरी की भरपाई करने के लिए, तो आप को जो ब्याज लगेगा, ब्याज हम देंगे आपको। एक तरीके से एयरलाइंस कंपनियों को एटीएफ की बढ़ी हुई कीमतें का असर ना पड़े, बोझ ना पड़े, ये सुनिश्चित किया है। और एटीएफ के बढ़ा हुआ दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एयरलाइन से ना वसूले, इसके लिए सरकार ने ये फंड बनाने का ऐलान किया है। ये फंड दरअसल 3 साल के लिए स्कीम लागू की गई है। ये माना जा रहा है कि एयरलाइंस कंपनियों को इससे एक बड़ी राहत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है, दिल्ली एनसीआर के लिए जितनी भी बसें हैं पुरानी, जो भी ट्रक हैं पुराने, उनको अब धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। अलग अलग चरणों में बदला जाएगा। उनकी जगह नई बसें आएंगी, इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, ट्रक आएंगे। उसके लिए सरकार ने एक खास 5,041 करोड़ रुपए का स्कीम लाने का फैसला लिया है। BS4 ट्रक और बस हटाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की कोशिश ये है कि दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे करके एक तय सीमा समय के भीतर ट्रक और बस जो पुराने वो यहाँ पे हट जाए। इसके अलावा अलग अलग 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए की है। इसमें रामेश्वरम कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे के लिए सरकार ने करीब 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ऐसे मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना में भी हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
चलिए, इधर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान एडिशनल टैरिफ लगाने का मुद्दा उठाएगा। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि जो एडिशनल टैरिफ का मुद्दा भारत ट्रेड डील के दौरान चर्चा के दौरान उठाएगा, इस पर क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से ये बातचीत होगी? देखिए, दरअसल आज सुबह सुबह अमेरिका का एक जो डिपार्टमेंट है जो ट्रेड देखता है, पॉलिसी देखता है, यूएसटीआर, उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में 54 देश ऐसे हैं जो जबरन मजदूरी कराते हैं। हमारे जो मापदंड है किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन के, उस मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में उन देशों से जो सामान अमेरिका आएगा उस पर अमेरिका 12.5% की ड्यूटी लगाएगा, और 6 देशों की अलग कैटेगरी है जिस पे 10% की ड्यूटी लगाएगा। तो ये जो 54 देश है जिस पे अतिरिक्त 12.5% की ड्यूटी अमेरिका लगाएगा, उसमें भारत भी शामिल है। यानी भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर अमेरिका 12.5% के एडिशनल टैरिफ लगाएगा। हालांकि ये प्रस्ताव है, 6 जुलाई तक का समय दिया है कि 6 जुलाई तक संबंधित देश जो है अपना पक्ष रखें कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितना सही, उस पर आपको क्या कहना है, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो यूएसटीआर की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और भारत समेत 54 देशों पर एडिशनल टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव है, ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की टीम भारत पहुंची हुई है अमेरिका के साथ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए। 99% हिस्सा पूरा हो चुका था, 1% जो छोटे थोड़े बहुत बारीकियां थी उसको पूरा किया जाना था। ऐसे में ये सेक्शन 301 के तहत एडिशनल टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव है उस पूरे डील का बहस का एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है, और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस डील पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे और भारत की कोशिश होगी कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि अगर डील हो जाता है तो इस तरह के एडिशनल टैरिफ, चाहे अभी जो प्रस्ताव है, आगे आने वाले दिनों में कोई एडिशनल टैरिफ न लगाया जाए। तो अब ये भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच में ये एक केंद्रीय मुद्दा होने जा रहा है जो कल तक ये बातचीत चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम ने फिर से डराना शुरू कर दिया, तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। ट्रंप टैरिफ रिटर्न्स, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और हीरो मोटोकॉर्प ने पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक लॉन्च की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में ये फ्लेक्स फ्यूल बाइक लॉन्च की गई है। हीरो ने स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स के फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ये बाइक्स E20 और E100 तक के फ्यूल बैंड पर चल सकेंगी। ये बाइक्स अलग अलग इथेनॉल पेट्रोल बिल्डिंग के साथ साथ बिना इंजन बदलाव के काम कर पाएंगी। हीरो का कहना है कि ये मॉडल जयपुर के इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किए गए हैं। इनकी बिक्री जुलाई से शुरू होगी। स्प्लेंडर प्लस की कीमत 82,810 रुपये और HF डिलक्स की कीमत 72,792 रुपये तय की गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया को चेताया है। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को भविष्य में निवेश करने की नसीहत दी है। उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। उदय कोटक ने साफ साफ नसीहत दी है इंडिया इंक को कि भाई साहब IPL खत्म हो गया, अब तो कम से कम काम पे फोकस कर लो। और उनकी इस बात में कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है। क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने गूगल का एग्जाम्पल दिया। गूगल जैसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी इतना कैश है, सरप्लस है कैश, उसके बावजूद वो कैश रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो $160 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है और जिसका $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया इंक का मार्केट कैप है, उसके बावजूद वो कैपिटल रेज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इन कंपनियों की ग्रोथ क्या शानदार रही हैं। और अगर आप यूएस को छोड़ भी दें, वैसे अगर आप इवन आउटसाइड यूएस भी देखें तो अब जैसे कोरिया है, ताइवान है, देखिए किस तरीके की मार्केट कैप्स हो गई है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर शायद थोड़ी सी एक एनिमल स्पिरिट मिसिंग है, ये शायद उदय कोटक जी को लग रहा है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को कहा है कि थोड़ा फोकस करिए अब,
काम पर, आईपीएल खत्म हो चुका है, एंटरटेनमेंट ओवर, काम पर फोकस करिए। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आज देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक तक टूटा तो निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से करीब 2% सुधर कर बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली। बाजार में आज का बाकी हाल बता रहे हैं रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने मई का लो तोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई और आज की जो रिकवरी थी वो बैंकिंग शेयरों के दम पर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो निफ्टी बैंक है वो 470 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर केवल 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो आज निफ्टी आईटी कल का जो हीरो था आज का एक्सीडेंट बना और 5.5% की गिरावट यहां पर सुबह से ही नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट शेयरों से भी बाजार में गिरावट नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें गेनर्स की तो पीएसयू बैंक करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई और डिफेंस काउंटर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर सेगमेंट से अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर शामिल थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी में निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई ने भी आज जो है रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो कल के मुकाबले पिक्चर्स काफ़ी उल्टी पड़ी और यहाँ पर निफ्टी आईटी के सारे काउंटर्स नजर आए। टीसीएस 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जिनमें आज गिरावट नजर आई। तो ओवरऑल आज जो मार्केट की गिरावट है उसको बैंकिंग शेयरों ने सपोर्ट दिया है और उसके गेनर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया है। और आईटी शेयरों की 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। आखिर क्या हुआ आईटी सेक्टर में, क्यों इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, बता रहे हैं आशीष वर्मा। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो इंडिकेशंस आ रहे थे जब वो एडियाज आईटी के काफी कूल ऑफ होके दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे और उसके पीछे वजह थी क्योंकि यूएस में एक लिस्टेड आईटी कंपनी एक्सेंचर, उसके स्टॉक में कल एक्चुअल सेशन में वहां पे 5.5% के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था और वजह थी कि दरअसल वहां पे एक लीडिंग ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है ट्रूइस्ट, उसने एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर दिया बाय से होल्ड की तरफ। और एक्सेंचर की अहमियत यह है कि एक दिग्गज आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी है। बिजनेस मॉडल हूबहू ऐसा है जैसे हमारे दिग्गज आईटी कंपनीज का है, उसी तरह से आउटसोर्सिंग करती है, उसी तरह से इंडिया सेंट्रिक ज्यादातर वर्कफोर्स है। तो ट्रूइस्ट का कहना है कि हम डाउनग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कंटिन्यूड प्रेशर है इन कंपनीज के बजट्स में और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। न्यू एआई प्योर प्लेस जो आए हुए हैं उनसे और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक तो बजट श्रिंक कर रहे हैं, ठंडे हैं, ऊपर से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसकी दोहरी मार पड़ती हुई आईटी स्पेस में इस समय नजर आ रही है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अब एआई ड्रिवन आपको री आर्किटेक्चर करना पड़ेगा अपनी फर्म का। अब तक आपका हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल था, अब उसे बदलने की तैयारी करनी है। उसके रीजिक के पेन्स होंगे और ऊपर से ग्लोबल अनिश्चितताएं कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये सब रीजंस थे, उन्होंने साइड करे कि हम क्यों एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अभी एक्सेंचर के लिए चैलेंजेस हैं तो बट ऑब्वियस है इंडियन आईटी दिग्गजों के लिए भी सिमिलर चैलेंजेस सामने खड़े हैं। तो काफी दिनों की तेजी के बाद एक बहाना बन गया एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का। हालांकि ट्रूइस्ट की वो रिपोर्ट एंड में कहती है कि एक्सेंचर वेल पोजीशन्ड है अपने बिजनेस को रीशेप करने के लिए, एआई इनोवेशंस के लिए। वो तो हमें सिर्फ नियर टर्म में पेन नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसर्न खास नजर नहीं आते। और भारत के शेयर बाजार के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। पहले ताइवान और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। एआई और चिप कंपनियों में जबरदस्त तेजी के दम पर दक्षिण कोरिया अब दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। वहीं भारत की रैंकिंग गिर गई है और ये खिसक कर 7वें स्थान पर आ गया है। पूरी डिटेल समझते हैं रक्षा रावत से।
इंडियन स्टॉक मार्केट को एक और बड़ा झटका लग गया है। ताइवान पहले भारत से आगे निकला था और अब साउथ कोरिया का मार्केट भी भारतीय मार्केट से ज़्यादा हो गया है, यानी जो मार्केट कैप है उसमें साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ दिया है और अब साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन जो भारत है वो 7वें नंबर पर फिसल गया है। और जो ये पूरी तेज़ी है वो AI और चिप कंपनियों में जो तेज़ी आई है उसने लीड किया है और कोस्पी का जो रिटर्न है इस साल धमाकेदार रहा है। अगर साउथ कोरिया के मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर जो उनका मार्केट कैप है वो $5.04 ट्रिलियन के आसपास है और ताइवान का मार्केट कैप जो है वो $5.15 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन भारत का मार्केट कैप अभी भी $5 ट्रिलियन के नीचे है। तो यहाँ पर कोस्पी जो है वो लीड करता हुआ नजर आया साउथ कोरिया की मार्केट को और उन्होंने जो है वो 6 पोजीशन हासिल कर लिया है। अगर कोस्पी के रिटर्न की बात करें तो एक साल में यहाँ पर हमें 217% के रिटर्न देखने को मिले हैं, जबकि इस साल अब तक बात करें तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं। मई के महीने की सिर्फ बात करें तो 28% के धमाकेदार रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर ताइवान के मार्केट के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर एक साल में 120%, इस साल अब तक 60% और मई के महीने में 15% के रिटर्न देखने को मिले हैं। जो ये पूरी पिक्चर है ये दरअसल जो AI है उसने बदली है। AI बूम से जो है वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा है और उससे जो है मार्केट्स को सपोर्ट मिल रहा है। AI सर्वर और डेटा सेंटर की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिससे जो है वो जो लीड कर रही हैं वो है चिप बनाने वाली कंपनियां, वहाँ से ये तेज़ी नज़र आ रही है। सैमसंग और जो ये SK कंपनी है ये सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां बन गई हैं दुनिया की। ये AI मेमोरी चिप बनाती हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिससे साउथ कोरिया के मार्केट को बूस्ट मिला है। अगर कोस्पी के गेनर्स की बात की जाए इस साल के तो यहाँ पर सैमसंग का जो रिटर्न है वो 600% से ज़्यादा कर रहा है और उसके अलावा जो सारी कंपनियां हैं उन सबके रिटर्न 350% से ज़्यादा के रहे हैं। इधर मानसून की बारिश को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान जताया है। एल नीनो के बढ़ते प्रभाव से मानसून की बारिश में कमी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने कॉन्टिजेंसी प्लान के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स और फसलों और मौसम की निगरानी के लिए ग्रुप्स बनाए हैं। क्या है सरकार की पूरी तैयारी, डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। ये साल अल नीनो का साल है। मौसम विभाग ने ऑलरेडी अपना मानसून का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल 90% होगी, तो इसका ये मतलब है कि सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी तैयारी अब ऑलरेडी करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो सरकार ने एक वेदर एंड फसलों के वाच ग्रुप बनाया। इसमें कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल है, जो हर हफ्ते बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि इस वक्त मानसून कहाँ पहुंचा है, कितनी बारिश हो सकती है, फसलों की बुआई का क्या स्टेटस है, बीज का क्या स्टेटस है। तो उसके आधार पर जो किसान हैं उनको अलर्ट भेजे जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि अब आप आपके लिए खेती करने के लिए, बुआई करने के लिए सही समय है, आप बीज लगा सकते हैं। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप आगे इसको लेकर के बढ़े। खासतौर पर 240 जिलों को ऑलरेडी कंटीजेंसी प्लान के अंदर सरकार ने डाल दिया है। उनके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि वहां पर अगर सूखा पड़ता है तो किस तरह के कदम वहां को उसको लेकर के उठाए जा सकते हैं। रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर सरकार इस बार ज्यादा जोर दे रही है। नेशनल बीज जो रिजर्व्स है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। स्टेट्स के जो बीज भंडार है उनको भी कहा गया है कि आप अपने रिजर्व्स बढ़ाइए। और उसके साथ साथ सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी ऑलरेडी फॉर्म कर लिए हैं। इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और राज्यों के अधिकारी भी शामिल है। तो किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने थोड़ा सा प्रोडक्शन का अनुमान जरूर घटा दिया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कि अगर सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। और इसी के साथ आज आवाज़ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।